सजोर पेन्ना बुढ़ाल पेन्ना दाई दाऊ शक्तिना दादा मरकामना। साथियों, हमारा समुदाय इंडियन समुदाय गण व्यवस्था में निवास करने वाला जो समुदाय 5 खंड धरती में फैला हुआ यह विशाल जन समुदाय कभी एक समय इस धरती का राजा हुआ करता था, इस देश का शासक हुआ करता था, इस देश का मालिक हुआ करता था। बड़े बड़े गढ़ किले के अवशेष आज भी दिखाई देते हैं। ऐसा क्या हुआ कि आज हम इस मालिक के संतान होते हुए भी, इस देश के राजा महाराजाओं के संतान होते हुए भी हमारी स्थिति मजदूरों से भी गया गुजरा हो। हमारे संपूर्ण गौरवशाली जो इतिहास है वो कहीं खो सके। ऐसा लगता है कि हमारी जो पहचान है वो धूमिल हो चुका है। हम अपने आप को भूल गए हैं, हम अपने स्वाभिमान को भूल चुके हैं, अपने गौरवशाली इतिहास को भूल चुके हैं, अपने जिस पर हमको अभिमान होना चाहिए वो अभिमान की भावना को भूल चुके हैं। ऐसा क्या हुआ होगा कि हमारी ये स्थिति है? इन विषयों पर चिंतन करने के लिए लगातार हमारे पूर्वजों द्वारा, इस समाज के मुखियाओं द्वारा यह मंच तैयार किया गया। साथियों, हम इस देश के मालिक, ये बात आप सब लोग जो है जानते भी हैं कि यह कोई नया शब्द नहीं है। क्योंकि अगर हम देखें तो इस भूभाग का नाम जब अंग्रेज लोग आए, अंग्रेजी में इस देश को क्या कहा दिया गया? इंडिया कहा है ना। अंग्रेज लोग जब आए तो इस देश का नाम इंडिया हुआ। इसका मतलब इंडिया जो शब्द है वो हमारे पूर्वजों द्वारा रखा हुआ शब्द नहीं है, क्योंकि हमारे पूर्वजों को इंग्लिश शब्द नहीं है। अंग्रेजों से पहले यहाँ जब अरब भाषा बोलने वाले मुगल लोग जब आए तो इसको हिंदुस्तान कहा गया। और चूंकि अरब भाषा हमारे पूर्वजों की नहीं है, इसका मतलब हमारे पूर्वज भी इसको हिंदुस्तान नहीं कहते। उसके पहले भारत कहा गया इसको हिंदी भाषा में। और जब हम पहली बार कक्षा पहली में पढ़ने गए स्कूल में, तब कहीं जाकर के हमने हिंदी बोलना सीखा। उसके पहले कोई हिंदी बोलना नहीं जानता था। हमारे पूर्वज जो है स्कूल में जाने के बाद हिंदी बोलना सीखा है। इसका मतलब हमारे पूर्वजों को हिंदी बोलना नहीं आता था। इसका मतलब अपने इस देश को भारत नहीं कहता था। भारत से पहले संस्कृत भाषा वालों ने इस देश का नाम रखा आर्यवर्त। आर्य शब्द का अर्थ आप लोगों को जो पढ़ाया गया उसका मतलब क्या पढ़ाया गया होगा? श्रेष्ठ मानव, ऐसा पढ़ाया जाता है। लेकिन आर्य का मतलब होता है आए हुए लोग, वर्त का मतलब होता है घुमावदार, घूमकर आए हुए लोग। तो घूमकर आए हुए लोगों ने इस देश का नाम रखा आर्यवर्त। क्योंकि संस्कृत भाषा हमारे पूर्वजों को नहीं आता था, इसका मतलब हमारे पूर्वज अपने भूभाग आर्यवर्त नहीं कहते थे। तो हमारे पूर्वज अपने भूभाग को अपनी भाषा में कोयामुरी द्वीप, गंडो द्वीप, गंधर्वाना, गंडमंदाना, गोंडवाना इस नाम से जानता। इस नाम का उल्लेख करना इसलिए जरूरी है क्योंकि नाम से ही पहचान होता है। अगर आपका नाम खत्म हो जाए तो कोई आपको पहचान नहीं पाएगा। और जिस बिल्डिंग में जो नाम लिख दिया जाता है वो बिल्डिंग ये साबित करता है कि इस बिल्डिंग का मालिक जो नाम लिखाया है उन लोगों का। यदि मस्जिद लिख दिया जाए तो मुस्लिम लोगों का हो जाता है, मंदिर लिख दिया जाए तो हिंदू धर्म का हो जाता है, उसी प्रकार से चर्च लिख दिया जाए ईसाई धर्म लोगों का हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से इस भूभाग के रिकॉर्ड में इस भूभाग का नाम जो बदला गया, जिसके कारण से हम अपने भूभाग के नाम को, पहचान को भूल गए। इसको ऐसे समझे, मान लीजिए कोई जमीन का टुकड़ा है, उस जमीन का मालिक कौन होगा? निश्चित रूप से उस जमीन में जिसका नाम लिखा होगा उस जमीन का मालिक होगा, उस रकबे का मालिक होगा। तो आप जब पटवारी के पास जाते हैं, आरआई के पास जाते हैं तो पता करवाते हैं कि जमीन का मालिक कौन है। उस जमीन के रकबे में जिसका नाम लिखा रहता है वही उसका मालिक होता है। यदि उसका नाम को अगर बदल दिया जाए, आपके जमीन के रकबे का नाम को बदल दिया जाए तो क्या आप उसका मालिक रहेंगे? क्या आप कहीं दावा कर पाएंगे? ठीक इसी प्रकार से हमारे भूभाग का जो नाम है उसको बदल कर इसका मालिक कोई दूसरा इसका मालिक बन भाषा के आधार पर भी देखेंगे तो किसी भी राज्य की भाषा हिंदी नहीं है, किसी भी राज्य की भाषा इंग्लिश नहीं है, किसी भी राज्य की भाषा संस्कृत नहीं है, किसी भी राज्य की भाषा उर्दू नहीं है। मूल भाषा देखा जाए तो किसी राज्य की मूल भाषा यदि देखा जाए तो उस राज्य में रहने वाले जो लोग हैं उनके गांवों की भाषा उस राज्य की मूल भाषा है। यदि किसी भी राज्य की भाषा हिंदी नहीं है, इंग्लिश नहीं है, संस्कृत नहीं है,
तो सवाल ये पैदा होता है कि हर राज्य की भाषा क्या है, तो उस हिसाब से भी पता चलता है कि यहाँ रहने वाले जो मूलवंशी लोग हैं, गढ़वाला के जो लोग हैं, उनकी भाषा यहाँ की ओरिजिनल भाषा है ना। यदि सभी प्रदेशों की भाषा आदिवासियों की गढ़वाला की भाषा है, इससे यह साबित होता है कि यह भूभाग संपूर्ण भूभाग यहाँ के आदिवासियों गण व्यवस्था वाले लोगों की। उसी प्रकार से सभी गांवों की संरचना को आप देखेंगे तो किसी भी गांव का जो पारंपरिक गुड़ी घर होता है, गुड़ी देवाला होता है, जिसका पुजारी बैगा पंडा दवार होता है, गायता होता है, उस जगह पर कहीं भी मंदिर नहीं होता, उस जगह पर कहीं भी कोई बाहरी पुजारी नहीं होता। अब वो गांव का जो मुख्य जो पूजा स्थल होता है, वही हमारी आदिवासियों का उस जमीन पर मालिक होने का प्रमाण है। किसी गांव का मालिक कौन है, ये साबित अगर करना हो तो उस गांव का जो पूजा स्थल है, पेड़ स्थल है, शक्ति स्थल है, जहां पर बैगा गायका पंडा पुजारी के माध्यम से गांव के सारे संस्कार किए जाते हैं, वहां की पहचान को अगर देख लिया जाए तो पता चल जाएगा कि उस गांव का मालिक कौन है। तो जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक ऐसा कोई गांव नहीं मिलेगा जो गांव मंदिर सिस्टम से संचालित होता हो, या चर्च सिस्टम से संचालित होता हो, या मस्जिद सिस्टम से संचालित होता है। हर एक गांव के गुड़ी बैगा देवार पंडा के माध्यम से संचालित होता है। इसका मतलब सभी गांवों के मालिक कौन? हमारे पुरखा। इस दृष्टिकोण से भी हम इस देश के मालिक अनेकों उदाहरण हैं। पुरातात्विक अवशेष तो है ही, हमारे बड़े बड़े विद्वान BL रामदास बैठे हुए बताएंगे। अब जब हम ये सारे सबूत सारे तथ्य होते हुए भी न किसी कॉलेज में पढ़ाया जाता है, न किसी जो स्कूल में पढ़ाया जाता है, न किसी पाठ्यक्रम में पढ़ने को मिलता है, ना आपको टीवी में दिखाई देने को देगा, न कोई फिल्म में दिखेगा, न धारावाहिक में दिखेगा, न कोई प्रवचनकार बोलता है, न कोई जो है हमारे इस आंदोलन से जुड़े हुए से बाहर के जो हमारे मुख्य लोग हैं वो लोग भी नहीं बोलते हैं। इसका मतलब हम लोग लगातार है ना भूलते जा रहे हैं अपनी व्यवस्था को। किसी भी व्यवस्था को भूलने के लिए बहुत लंबा समय की जरूरत नहीं होती, मात्र एक पीढ़ी की जरूरत होती है। एक ही पीढ़ी में सारा चीज भूला जा सकता है। हम लोग अपने माता जी को दाई बोलते थे, है ना, उसका जस्ट पीढ़ी उसको मम्मी बोला, तो एक पीढ़ी में दाई शब्द खत्म हो गया, दूसरा पीढ़ी उसको क्या बोल देगा, मम्मा बोलेगा, है ना, तीसरा पीढ़ी में फिर वो दाई भी और मम्मी दोनों खत्म, वो शब्द जो है। तो एक पीढ़ी पर्याप्त होता है किसी भी शब्द को विलुप्त होने में, और हमारा लगातार कई पीढ़ियों से ये विलुप्ति के कगार पर हम लोग जाते जा रहे हैं। साथियों, अभी तक तो हम अपनी भाषा को खोए, संस्कृति को खोए, इतिहास को खोए, और अभी तक हमारे जीवन यापन का जो स्रोत बचा है वो क्या है, हमारा गांव में बचा हुआ थोड़ा बहुत जमीन और जंगल, है ना, क्योंकि हमारे गढ़ हमारे हाथों में नहीं है। अमूरकोट हमारा कोट स्थल है, किंतु अमूरकोट के मालिक यहाँ के सारे चीजों का संचालक कोई और लोग हैं। गढ़ लेवल पर हमारा जो है कुछ हाथ में बचा नहीं। जितने भी गढ़ हैं सभी गढ़ों में ट्रस्ट समितियां बना करके दूसरे पुजारी लोग कब्जा करके बैठे हुए हैं। इस संरचना को बनवाने की संरचना को समझना जरूरी है। इसकी संरचना घर के भीतर से शुरू होती है। सभी के घर के भीतर में अपने कुल का पेड़ स्थल होता है, पेड़ खाना होता है, जिसका पुजारी हमारे परिवार का मुखिया होता है ना। ये घर के भीतर से जब बाहर निकलते तो ग्राम लेवल पर हमारा गांव का गुड़ी थाना होता है, और गांव के गुड़ी थाना में भी पुजारी जो हमारा बैठक अपना आदिवासी समाज का होता है, मूल वंशी समाज का होता है। उससे जब आगे बढ़ते हैं
तो हमारा गढ़ होता है, और सभी गढ़ों में हमारा गढ़ धाम में गढ़ पेन होता है, समझिए। जैसे रुद्रपुर गढ़ हो गया, चंद्रपुर का चंद्रहासनी गढ़ हो गया, मैहर का हिंगलाजनी माई गढ़ माता है। आप लोग को क्या पढ़ाया गया मैहर में? कौन सा देवी है? शारदा मैया पढ़ाया गया ना, सिखाया गया। लेकिन हमारे छत्तीसगढ़ में जब सेवा गीत गाते हैं तो मैहर की हिंगलाजनी माई तोला सुमरो, हिंगलाजनी माई हमारी गढ़ माता, ठीक है। तो जितने भी हमारे गढ़ माता है और गढ़ पेन है, चाहे डोंगरगढ़ का बमलाई है ना, पूरे भारत के हर क्षेत्र में जाएंगे, हर 40-50 गांवों के बीच में एक गढ़ मिलता है। जिस प्रकार से हर गांव में अपने गांव का पूरी पेंट खाना मिलता है, उसी प्रकार से हर घर में हमारा घर का पेंट खाना होता है, जिसका पुजारी भी बैगा गायता होता है। लेकिन विगत 100 सालों के भीतर में देखे कि यार गढ़ में बहुत से लोग बकरा चढ़ाने आते हैं, मुर्गा चढ़ाने आते हैं, तो समिति और ट्रस्ट बना करके उसको सभी को कब्जा कर लिया गया, और वहां से हमारे पारंपरिक पुजारियों को, पारंपरिक जो सेवक थे, उनको हटा करके ब्राह्मण पुजारियों को बैठा दिया गया। और कहीं कहीं पर हमारे गढ़ माता के स्थान पर उसके स्वरूप को बदल करके उसके स्थान पर 9 हाथ वाला देवी दुर्गा स्थापित कर दिया गया। कहीं पर हिमालय के स्थान पर हनुमान जी की मूर्ति बना दी गई। इस प्रकार से यह धार्मिक अतिक्रमण जो हुए हमारे गढ़ पर, तो गढ़ से जब ऊपर चढ़ते हैं तो हमारा कोट होता है, और कोट लेवल पर भी हमारे कुछ भी कंट्रोल नहीं है। कोट से भी जब ऊपर जाते हैं तो दादा मोतीराव कंगालिया की पुस्तक में लिखे हैं 4 संभागों में विभाजित गुणवाना भूभाग उम्बों कोटा कोरा फोका कोटा को एरू मुंडा को समाल होगा 4 संभाग, और संपूर्ण भूभाग को 4 संभागों में विभाजित करके हमारे पुरखा राज करते थे। और से भी ऊपर पंचखंड धरती के लेवल पर हमारे इस भूभाग में सबसे मुख्य, तो इस प्रकार से हमारे सारे पंचायत खत्म हो गए, और पंचखंड लेवल पर हमारा जो भूभाग का सबसे बड़ा मुखिया होता था उसको शंभू से कहा जाए। स्वयंभू लेवल पर इतना बड़ा हमारे पुरखों का राजपाट साम्राज्य कैसे तिनके की तरह खत्म हो गया, पता नहीं चला ना। तो हमारी सांस्कृतिक विरासत, भाषा, संस्कृति, गढ़ कोट किला सब कुछ खत्म हो चुके हैं। अभी के समय में बचा है तो क्या, सिर्फ हमारे गांव लेवल पर हमारे खुद की जमीन और हमारा जंगल। हमारे यहाँ जब भी कुछ काम होता है तो हम उसी जमीन में पैदा हुए अनाज को बेच करके मेहमानों का अवगत करते हैं। खेत में जो पैदा होता है उसको, या जंगल से जो इकट्ठा करते हैं उसको, बीमार पड़ते हैं तो उसी अनाज को, उसी वनोपज को बेच करके अपना इलाज कराते हैं। बच्चों को पढ़ाते हैं तो उसी वनोपज को, कृषि उपज को बेच करके अपना बच्चों को पढ़ाते हैं। वो जमीन भी अब हमारे हाथों से निकल चुका। दादा मरकाम हमेशा कहा करते थे, जब भी मैं उनकी मीटिंग में शामिल हुआ था तो उनका सवाल था कि भाई आपके पास अभी वर्तमान में कितना जमीन है और पहले कितना जमीन था। जो गुणवाना समग्र विकास क्रांति आंदोलन उन्होंने शुरू किया, कि जल जंगल और जमीन का जो संघर्ष की उन्होंने जो शुरुआत की, हम लोग अभी सांस्कृतिक पक्ष पर बात करते हैं, राजनीतिक पक्ष पर बात करते हैं, लेकिन दादा मरकाम का जो आर्थिक पक्ष है उसको भी हम उसी गति से आगे बढ़ाना। तो साथियों, जिस समय इस देश में मुगल लोग आए तो इस देश पर राज करने के लिए अपना कर सिस्टम लागू किया। उसके बाद जब अंग्रेज लोग आए तो अंग्रेज लोग 2 कदम और आगे बढ़ करके यहाँ के जल जंगल और जमीन के लिए कानून बनाने लगे। और कानून में उन्होंने क्या बनाया कि ये जंगल अब ब्रिटिश गवर्नमेंट का होगा, ये जमीन अब सरकार की होगी। ऐसा अंग्रेज लोग कानून बनाने लगे। क्योंकि उससे पहले, अंग्रेजों से पहले हम अपने गांव में जितना भी जमीन देखेंगे सारा जमीन किसका था? हमारा था ना। जितना पानी देखेंगे, पर्वत देखेंगे, पहाड़ देखेंगे, किसका था?
हमारा था आजादी से पहले। आप कहीं भी घर बना लीजिए, कोई पटवारी कोई राजस्व विभाग वाला आपको रोकने टोकने आता था क्या? पहले कहीं भी घर बना लीजिए, लेकिन अब कहीं भी घर बनाएंगे जंगल काटेंगे तो रोकने टोकने के लिए बहुत से लोग आएंगे ना। इसका मतलब जब देश में जमीन और जंगल के कानून नहीं बने थे उस समय सारा जमीन सारा जंगल सारा पानी किसका था? हमारे पूर्वजों का था। अंग्रेज लोग जब जल जंगल और जमीन पर कानून बनाने लगे, वहीं से जल जंगल और जमीन की आंदोलन शुरू हुई। कोमाराम भीम, बिरसा मुंडा, इन लोगों ने कहा कि भाई जो जमीन हमारा है उस पर तुम कानून बना दोगे तो फिर हमारा कहलाएगा नहीं वो जमीन। फिर वहां से जल जंगल जमीन की आंदोलन शुरुआत हुई। तो अंग्रेजों को झुकना पड़ा और उन्होंने अपने संविधान में एक कानून लाना पड़ा कि जहां जहां आदिवासी रहते हैं उस क्षेत्र पर हमारा कानून नहीं चलेगा। उसको बोलते हैं, आप लोग सुने होंगे, एक्सक्लूडेड एरिया, पार्शियल एक्सक्लूडेड एरिया, है ना। वही आगे चल करके भारत के संविधान में क्या बना? 5वीं अनुसूची और 6वीं अनुसूची बना। एक्सक्लूडेड एरिया, पार्शियल एक्सक्लूडेड एरिया जो अंग्रेज लोग बनाए थे उसी को उठा करके भारत का संविधान में 5वीं और 6वीं अनुसूची कहा गया। तो हमारे पूर्वजों ने अपने जल जंगल जमीन को बचाने की लड़ाई छेड़ी, उसका असर अंग्रेजों पर हुआ। अब अंग्रेज लोग उस जगह को छोड़े, लेकिन जैसे ही भारत आजाद हुआ और गोंडवाना विभाग के बहुत सी रियासतों को भारत में शामिल किया गया, उसके बावजूद भी भारत सरकार ने हर गांव की जमीनों पर जंगलों पर कानून बनाया तो आदिवासी क्षेत्रों को भी उसी लपेटे में लिया। और जो जमीन हमारा था किसका हो गया? राजस्व विभाग की जमीन हो गई। जो जंगल हमारा था किसका हो गया? वन विभाग का जमीन हो गया। जो नदी पहाड़ हमारा था, पानी हमारा था, किसका हो गया? जल संसाधन विभाग का हो गया। हमारे पूर्वज फिर आंदोलन करना शुरू किए कि भाई ऐसा नहीं चलेगा साहब। अंग्रेज लोग तो फिर भी समझते थे, लोग तो उतना भी नहीं समझ रहे हो। तब उन्होंने सेटलमेंट के कानून बनाए और कहा कि आदिवासियों को शांत करना है तो सबको 25 एकड़ 50 एकड़ जमीन दे दो। और सेटलमेंट के तहत सबको जमीनों का आवंटन किया। राजाओं से जमीन को छीना, जमींदारों से जमीन को छीन करके सबको जमीन बांट दिया गया। हमारे पूर्वजों के पास 50 एकड़ 40 एकड़ जमीन हो गए। हमको लगा यार बहुत जमीन है, हमारे पूर्वज को लगा बहुत जमीन है, कुछ नहीं था, उससे तो अच्छा है। 50 एकड़ जमीन मिला तो जब उसको नौकरी के लिए कोई कागज आता था तो कोई नौकरी करने नहीं जाता था। सरकारी आदमी जो गाँव में खोजता था कि कौन 5वीं पढ़ा है उसको नौकरी लगाएंगे, तो 5वीं पढ़ा लिखा आदमी जो है खेत की तरफ भागता था, मेरे को नौकरी नहीं करना। उसको लगता था कि यार इतना बड़ा खेती बाड़ी को कौन संभालेगा। जो हमारे बाबा जमाने के जो लोग हैं, जिनको हमारे बाबा के उम्र के जो लोग हैं उनसे पूछेगा तो पता चलेगा कि वो लोग नौकरी करने नहीं जानते, नौकरी करने के डर से भागते थे। जैसे वो सुई लगाने के लिए डॉक्टर आता था तो विद्यार्थी लोग खिड़की से कूदकर भागते थे ना, वैसे ठीक है। 50 एकड़ जमीन 40 एकड़ जमीन हमारे पूर्वजों के पास आजादी के समय था, लेकिन उसके पहले जो गढ़ किला था तो सब भूल गए। लेकिन सरकारों को पता था कि जमीन ज्यादा दिन नहीं टिकने वाला, क्योंकि उस समय एक परिवार में 10 to 12 बच्चा पैदा होते थे, 7 to 8 to 9 to 10 बच्चा पैदा होता था। और पैतृक जमीन है तो सभी भाइयों में बटेगा। यदि हमारे पूर्वजों को 50 एकड़ जमीन मिला, 10 बेटे हुए, 10 बेटों में 50 एकड़ जमीन को बांटा गया होगा, एक एक बेटे की कितना जमीन मिला होगा? 5-5 एकड़। एक ही पीढ़ी में 50 से 5 एकड़ में उतर गए, ठीक है। दूसरा पीढ़ी में 5 बेटे हुए, दूसरा पीढ़ी में 5 बेटे हुए, 5-5 एकड़ जमीन के फिर 5 बेटों में बंटवारा हुआ, कितना हुआ? एक एकड़। दूसरा पीढ़ी में समझ में आ गया कि अब 5 बेटा बच्चा पैदा करना ठीक नहीं है, फिर हम दो हमारे 2 में उतर गए। तो 2 बेटे हुए तो 1 एकड़ का 2 बेटों में बंटवारा होगा तो आधा एकड़, मतलब 3 पीढ़ी में ही हमारी 50 एकड़ जमीन खत्म। और एक पीढ़ी कितना को कहते हैं पता है? जब हम अपने बच्चों की शादी कर देते हैं, विवाह कर देते हैं,
तो हमारा जमाना खत्म हो, दूसरा पीढ़ी शुरू हो जाता है। यदि हम 25 साल की उम्र में या 30 साल की उम्र में अपने बच्चों की शादी कर दिए और यदि वो बेटा अपना बंटवारा मांगने लगता है, उसके बाद से वो नया पीढ़ी चालू हो गया। तो ये समझिए 70-75 सालों में ही हमारी जमीन खत्म। तो क्या हम अभी 70-75 साल तक जीवित रहेंगे क्या? आगे और कितना दिन जीना है हमको? बहुत जीना है ना। हमारी जो परंपरा रही है, हम अपने विरासत को पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित करते हैं, चाहे ज्ञान हो, चाहे जमीन हो, चाहे संपत्ति हो, चाहे गांव हो। हमारे वैगा व्यवस्था के लोग जो है अपने वैज्ञानिक का जो ज्ञान है वो अपने चेलों को ट्रांसफर करते हैं पीढ़ी दर पीढ़ी। उसी प्रकार से हम अपने जमीन को पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर करते हैं, हस्तांतरित करते हैं। 75 सालों में हमारी जमीन खत्म हो गई, तो आने वाला पीढ़ी को क्या ट्रांसफर करेंगे, क्या हस्तांतरित करेंगे? चिंता का विषय है कि नहीं? नौकरी करने वाले लोग सोच रहे होंगे कि हम तो नौकरी कर रहे हैं, आने वाला पीढ़ी भी खुशी से जीवन यापन कर लेगा। नौकरी करने वालों की एक बड़ा मजबूरी क्या है कि वो नौकरी को पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर नहीं कर सकता। नहीं कर सकता ना, नौकरी को पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर कर सकते हैं क्या? नौकरी करने वाला व्यक्ति वसीयत लिखवा सकता है क्या कि मेरे मरने के बाद मेरी नौकरी को मेरे 2 बेटों में बांटा जाए? नहीं लिखवा सकता है ना। और नौकरी करने वाला व्यक्ति 60 साल तक या 62 साल तक की नौकरी करेगा, और जरूरी नहीं है कि उसके सभी बेटों को नौकरी लग जाएगा। और दूसरा समस्या ये है कि वो यदि शहरों में 10-20 मील या 50-20 मील जमीन लेकर के घर भी बना लिया होगा, यदि उनके 2 बेटे होंगे, 4 मकान के कमरे हैं, उसको 2 बेटों में बांटना पड़ेगा, तो 2-2 कमरे आएगा। फिर अगली पीढ़ी में फिर बांटना पड़ेगा, 1-1 कमरे आएगा, फिर बांटना पड़ेगा, तो शहर का मकान भी तो खत्म ना। इसलिए नौकरी भी किसी को बचा नहीं सकता है ना। जंगल खत्म, अभी पानी की स्थिति की गांव में अभी नर्मदा कल बहने वाली नर्मदा, अभी जनवरी के महीना में देखिए पानी की क्या स्थिति है। भूमिगत जल सूख रहे हैं, खेती तो रहेगा नहीं, लेकिन यदि किसी के पास जो है 50-20 मील 1 एकड़ जमीन बच भी गया, वो खेती करना चाहेगा तो खेती नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके पास बीज है नहीं, उसके पास खाद है नहीं, उसके पास पानी है नहीं, तो सब चीज को खरीदेगा किससे? पानी भी खरीदेगा, बीज भी खरीदेगा, खाद भी खरीदेगा। तो जितना कमाई नहीं होगा उससे ज्यादा खर्चा होगा। साथियों, ये जमीन सभी किसानों का खत्म होने वाला है। यही बात दादा मरकाम हर बार समझाने की कोशिश करते थे। जंगल खत्म होने वाला है। आप 10 साल पहले जिस जंगल को देखते थे, उस जंगल को आज देख करके देखिए क्या स्थिति है। ये धरती सिर्फ इंसानों के लिए नहीं है, इस धरती में सभी जीव जंतुओं को बराबरी से रहने का अधिकार है, लेकिन सभी जीव जंतु खत्म होते जा रहे हैं। आपके गांव में चिड़िया नहीं दिखाई देगा जो फसलों को कीटाणुओं से बचाता था, आपके खेत में केचुआ नहीं दिखाई देगा, घोंघी नहीं दिखाई देगा, सुतई नहीं दिखाई देगा, केकड़ा दिखाई नहीं देगा, क्योंकि आपने खेत में जहर दे करके मार डाला। घोंघी क्या करता है पता है? जैसे जैसे पानी सूखता चला जाता है, घोंघी जमीन में छेद करता है, इतना छेद करता है कि बहुत गहराई में, आप गर्मी के दिन में कुआं खोदेंगे तो बहुत गहराई में घोंघी निकलता है। कैसे निकलता है? इतना गहरा 2 फीट मतलब 2 फुट 3 फुट इसमें घोंघी निकलता है। जहाँ पर गीला मिट्टी रहता है वहां पर घोंघी निकलता है। और जैसे ही पानी फिर गिरता है, घोंघी फिर ऊपर आने लगता है। ऊपर आने जाने के कारण से जमीन को छलनी बना देता है, जिससे हमारे भूमि का जल स्रोत बना रहता है।
लेकिन हमने उसको जहर दे करके मारा। जादू इसके अंदर ना। खेतों में छोटा छोटा मछली पकड़ करके खाने में मजा आता था ना। अधिकांश लोग सब आज खेत में मछली दिखता है नहीं दिखता है ना। परंपरागत बीज खत्म हो गया। साथियों ये सभी किसानों का जो जमीन है, खेती वाला जमीन है, वो खत्म हो जाएगा और कभी न कभी खत्म होगा। तो क्या हम सब लोग खेती करेंगे? क्या जमीन ही नहीं रहेगा? जब गांव में कोई खेती करने के लिए जमीन ही नहीं बचेगा तो क्या गांव में कोई रहेगा? जब गांव में कोई रहेगा ही नहीं तो धान पैदा कौन करेगा, गेहूं पैदा कौन करेगा? सब किसान खेती करना बंद कर देंगे, खाना खाना तो बंद नहीं कर सकते ना। भोजन तो करना पड़ेगा और खाना जो है, भोजन जो है जमीन में ही पैदा होता है। कुछ भी कहो, कपड़े जैसे फैक्ट्री में पैदा नहीं होता। और सब किसान खेती करना बंद कर देंगे तो रोजगार की तलाश में सबके सब कहाँ जाएंगे? शहर की तरफ जाएंगे। और जब शहर की तरफ जाएंगे तो दिन भर तो मजदूरी करेंगे लेकिन रात में सोएंगे कहाँ? ये बड़ा समस्या होगा। क्योंकि सबके लिए शहरों में मकान नहीं मिल सकता ना, सबको कमरे नहीं मिल सकते ना शहरों में। तो लोग सड़क किनारे चटाई बिछा करके सोएंगे। और जिस प्रकार से रेल में उस समय टिकट रिजर्वेशन नहीं होता था तो टिकट सीट को अपना जो है अगोसने के चक्कर में खिड़की से लोग रुमाल फेंक करके अपना सीट रिजर्व करते थे। लोकल ट्रेन में जब भीड़ भाड़ करता था तो खिड़की से रुमाल फेंक करके अपने सीट में रखवा लेते थे। अब एक सीट के लिए एक ही सीट में एक आदमी फैल करके बैठ जाता था, किसी को बैठने नहीं देता था, फिर लड़ाई होता था। ठीक इसी प्रकार से शहरों में हमारी जनसंख्या बढ़ जाएगी, सोने के लिए जगह नहीं मिलेगा तो लोग जो पहले चटाई बिछा करके ये मेरे सोने की जगह करके आरक्षित रखेंगे और उस सोने की जगह की लड़ाई होगी। मेरे सोने की जगह पर तुम सोए कैसे, इस बात की लड़ाई होगी। जब जंगल जमीन की लड़ाई खत्म हो जाएगी, भाषा की लड़ाई खत्म हो जाएगी, संस्कृति की लड़ाई खत्म हो जाएगी, उस समय सिर्फ इस बात की लड़ाई होगी कि मेरे सोने की जगह पर तुम सोए कैसे। होगा कि नहीं होगा? होगा ना। और कुछ तो थोड़ा ज्यादा पैसा कमाने वाला मजदूर होगा, वो अपने लिए बिल्डिंग वाला को बुला करके एक जो है जाली नुमा अपने लिए बिस्तर बनवाएगा जिसके नीचे में वो बैग रख सके और ऊपर में सो सके। जैसे जूता चप्पल रखने के लिए घर में रहता है ना, उससे बड़ा साइज का एक जाली बनवाएगा जिस पर वो सामान रख सके, ऊपर में सो सके, तो उसको कोई कब्जा नहीं करेगा। पता चल जाए जैसे ठेला के लिए लोग जगह बचते हैं ना, उसी प्रकार से सोने के लिए लोग लोहे बिल्डिंग वाले से बुला करके अपने लिए सोने के लिए पिंजरा बनवाएंगे। जिसके पास ज्यादा पैसा होगा 2 मंजिल का पिंजरा बनवाएगा और ज्यादा पैसा होगा 3 मंजिल का पिंजरा बनवाएगा। सड़क किनारे पिंजरा बनवाने से उसको क्या फायदा होगा पता है? कि वो सुकून से सो पाएगा, क्योंकि खुला में सोएगा तो कोई भी चोर उसके बैग को उठा करके ले जाएगा, बर्तन को उठा करके ले जाएगा। लेकिन पिंजरा रहेगा तो उस पिंजरे को जो है बैग के अंदर रखेगा और वैसा चैन से अंदर में घुस करके अपने आप को ताला लगा करके वो सुकून से सो सकता है, कोई चोर उसका बैग को नहीं उठा पाएगा। तो इस प्रकार से इंसान अपने सोने के लिए खुद पिंजरा बनवाएगा। होगा कि नहीं होगा? होगा ना। लेकिन उससे भी बड़ी समस्या क्या आएगी? अच्छा मैं जो बता रहा हूं ऐसा हो रहा है, आप लोग गूगल में सर्च करिएगा हांगकांग में कैफिन हाउस। कैफिन हाउस मतलब होता है ताबूत घर, जिस पर मुर्दा को रखा जाता है, लकड़ी का बक्सा, उसको बोलते हैं ताबूत। हांगकांग में इस तरीके से कमरे बने हुए जालीनुमा, पिंजरानुमा, जिसका किराया 6000 से लेकर 7000 रुपया है। वह काम करने वाले लोग दिन भर काम करते हैं और रात में सुकून के नींद सोने के लिए अपने लिए पिंजरा बुक करवाते हैं ताकि सुकून से सो सके, है ना। ये नींद जो है बड़ा खराब चीज है साहब। खाने को नहीं मिले तो चलेगा लेकिन सोने को मिलना चाहिए वाला स्थिति है। रेल में जो लोग बाथरूम में शौचालय में सो जाते हैं,
नहीं मिलेगा तो आदमी बर्दाश्त करेगा, लेकिन ठीक से सोने को नहीं मिलेगा ना तो सोच के देखिए कितना मर्डर करेगा, कितना विवाद पैदा करेगा, झगड़ा करेगा। लेकिन इससे बड़ी समस्या क्या होगी पता है? जब हम सब लोग सभी किसान खेती करना बंद कर देंगे तो अनाज तो कोई ना कोई पैदा करेगा ना। तो बड़े बड़े उद्योगपति गांवों के जमीन को सरकारों के माध्यम से लीज में लेकर के उसमें उद्योग लगवाएंगे। जैसे एग्रीकल्चर प्लान होता है जिसका जो है लीज टेंडर जारी होता है और उद्योगपति उसमें जो है अपना लीज लेकर के उसमें कोयला निकालते हैं, माइनिंग करते हैं। उसी प्रकार से एग्रीकल्चर के लिए लीज जारी होगा, बड़े बड़े उद्योगपति उद्योग की शक्ल में खेती करेंगे और अपना भोजन का पैकेट बाजार में लॉन्च करेंगे, है ना? ब्रांड लगा हुआ भोजन का पैकेट, क्योंकि आप चावल खरीद नहीं पाओगे, आटा खरीद नहीं पाओगे, क्योंकि आटा खरीदोगे तो उसको बनाना पड़ेगा और बनाने के लिए ना तो आपके पास लकड़ी होगा, ना गैस सिलेंडर होगा, ना रसोई घर होगा। इससे अच्छा बना बनाया भोजन का पैकेट सब लोग खरीदेंगे, है ना? और पैकेट वाला जब भोजन हम लोग खरीद करके खाएंगे तो उसको पूरी करने के लिए रुपया कहां से आएगा? सोचने वाली बात है। भोजन का पैकेट जैसे चिप्स कुरकुरे का पैकेट आता है वैसे भोजन का पैकेट आएगा। व्यक्ति दिन भर मजदूरी करेगा और भोजन का पैकेट खरीद करके खाएगा और पिंजरे में जाकर के सो जाएगा। लेकिन जो पैकेट का भोजन उद्योगपति बनाएगा फैक्ट्री में वो भोजन नहीं कहलाएगा। आप लोग मुर्गी पालते हैं तो मुर्गी अपने से चर करके आ जाता है ना, उसको चारा देना नहीं पड़ता ना। जब आप बकरी पालते हैं तो बकरी अपने से चर करके आ जाता है, उसको चारा देना नहीं पड़ता। लेकिन शहर में रहने वाले लोग जब मुर्गी पालते हैं तो पैकेट वाला मुर्गी चारा खरीद करके लाते हैं। अब जब शहर वाले लोग बकरा पालते हैं तो पैकेट वाला बकरा चारा खरीद करके लाते हैं, मछली पालते हैं तो पैकेट वाला मछली चारा खरीद करके लाते हैं। उसी प्रकार से उद्योगपति जब भोजन का पैकेट बनाएगा तो आप अपने जिंदा रहने के लिए भोजन का पैकेट थोड़ी खरीदेंगे, आप आदमी चारा खरीदेंगे, आदमी चारा। तो आदमी जो है आदमी चारा खरीद करके खाएगा, अब पिंजरे में खुद को ताला लगा करके सोएगा, तो उसकी स्थिति तो जानवरों से ऐसा हो गया ना, फिर पालतू जानवरों जैसा हो गया कि नहीं हुआ, है ना? जितने भी प्राकृतिक संसाधन है, अच्छा आदमी को प्यास भी लगेगा, शहरों में पीने के लिए शुद्ध पानी नहीं मिलेगा। हमारे नर्मदा का जो है देखिए, नर्मदा का पानी कितना शुद्ध रहता था, पूरा उसमें कैसा गंदगी फैला दी है ना? पीने लायक नहीं छोड़ा गया। तो शहरों में पीने लायक पानी नहीं होगा और जो बाहर का पानी पिएगा वो बीमार पड़ जाएगा। बीमार पड़ेगा तो डॉक्टर के पास जाएगा और डॉक्टर जब जांच करेगा तो 4,000-5,000 का बिल बनेगा। इससे अच्छा है कि लोग जो है बाहर का पानी पीना बंद कर देंगे और 20 रुपये लीटर वाला बोतल का पानी पिएंगे, क्योंकि बाहर का पानी पीने से उसको सर्दी खांसी बुखार होगा शुरू हो चुका है। इतना टीकाकरण होने के बावजूद भी लोग बाहर का पानी नहीं पी सकते, इतना हमारा स्वास्थ्य का स्तर गिर चुका है। पहले लोग जंगल पहाड़ में जाते थे और सड़े हुए पत्ते को हटा करके पानी को पी लेते थे, कुछ नहीं होता था। कुछ होता था क्या? लेकिन आज जो है एक गांव से दूसरे गांव जाकर के वहां का पानी पी दीजिए, बीमार पड़ जाएंगे। तो हमारा स्वास्थ्य विभाग डेवलप किया गया हुआ कि और खत्म हो गया, चिंता का विषय है ना। तो ये शुद्ध पानी पीने को नहीं मिलेगा तो पानी कौन बनाएगा? उद्योगों की फैक्ट्री में बोतल वाला पानी बनाएगा। बीमार पड़ते हैं तो दवाई भी उद्योगपति ही बनाएगा, इलाज भी उद्योगपति करेगा, तो हमारा भोजन भी उद्योगपति डिसाइड करेगा, हमारा पानी भी उद्योगपति डिसाइड करेगा, हम बीमार पड़ेंगे तो कौन सा दवा खाना चाहिए उद्योगपति डिसाइड करेगा।
हम क्या पहनना है, क्या सोचना है, क्या बोलना है, उद्योगपति डिसाइड करेगा। क्योंकि आप उद्योगपति के खिलाफ बोल देंगे तो आपको जहर वाला भोजन का पैकेट दे दिया जाएगा। ऐसा भी तो हो सकता है ना। तो इस प्रकार से हमारे शरीर का हर एक चीज उद्योगपतियों द्वारा कंट्रोल होना शुरू हो जाएगा तो हम उद्योगपतियों गुलाम हो गए। होगा कि नहीं? दादा मरकाम इसी बात को बार बार इशारा करते थे। अब कल्पना करिए जितने भी प्राकृतिक संसाधन है, हवा है, पानी है, भोजन है, औषधि है, इसको कौन बनाता है? प्रकृति बनाता है। हवा को किसने बनाया? प्रकृति ने बनाया। पानी को किसने बनाया? प्रकृति ने बनाया। भोजन को किसने बनाया? प्रकृति ने बनाया ना। टमाटर में टमाटर का गुण किसने भरा? प्रकृति ने भरा। गोभी में गोभी का गुण, आलू में आलू का गुण किसने भरा? प्रकृति ने भरा। भोजन में प्रकृति बनाता है, हम तो अपने स्वाद के अनुसार सिर्फ पकाते हैं, है ना। भले बोलते थे कि भोजन हमने बनाया, हम भोजन नहीं बनाते, अपने स्वाद के हिसाब से उसको पकाते थे। तो हवा, पानी, भोजन, दवाई सब कुछ प्रकृति बनाता है। इस धरती में इंसान को छोड़ करके कोई भी जीव जंतु पानी को खरीदता बेचता नहीं है, फिर भी प्यासा नहीं मरता है। इस धरती में इंसान को छोड़ करके कोई भी जीव जंतु भोजन को खरीदता बेचता नहीं है, फिर भी भूखा नहीं मरता है। इस धरती में इंसान को छोड़ करके कोई भी जीव जंतु दवाई को खरीदता और बेचता नहीं है, फिर भी उसका बीमारी ठीक हो जाता है। कुत्ते को जब ज्यादा खाना खा लेता है तो उल्टी करता है, वो पानी में घुस करके घास खाता है, अपना इलाज करना जानता है। चिड़ियों को जब चोट लग जाता है वो अपना इलाज करना जानता है। हम इंसान इतना बुद्धिमान होते हुए भी अपना खुद का इलाज करवाना नहीं जानते। गजब। जो पढ़ा लिखा नहीं है, जीव जंतु, चींटी, बलियारी सब अपना इलाज करना जानते हैं, अपने दुश्मनों से लड़ना जानते हैं। हम तो अपने दुश्मन को ही अपने घर का, अपने जमीन का मालिक बना लेते हैं। चींटी को देखिएगा दो प्रकार के, बड़ा बड़ा, एक लाल चींटी, एक काला चींटी। मजाल है काला चींटी के घर में लाल चींटी रहने रहते हैं क्या वो लोग? नहीं, क्योंकि वो अपने दोस्त और दुश्मन को पहचानते हैं। और हमको तो इसकी समझ ही नहीं थी। हर एक जीव जंतु अपने दोस्त और दुश्मन को जानता है। साथियों, प्राकृतिक संसाधन को हमेशा प्रकृति बनाता है, लेकिन बाजारवाद के इस युग में भोजन कौन बनाएगा? उद्योगपति अपने फैक्ट्री में बनाएगा। पानी कौन बनाएगा? उद्योगपति अपने फैक्ट्री में बनाएगा। हवा कौन बनाएगा? क्योंकि प्रदूषण भी बढ़ेगा ना। प्रदूषण बढ़ेगा तो फेफड़े की बीमारी बढ़ेगी। फेफड़े की बीमारी बढ़ेगा तो जब आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर देखेगा कि भाई आपका तो एक्सरे करना पड़ेगा, ठीक है, कई प्रकार की जांच, क्योंकि अभी कई बीमारी एक साथ हो गया है, इसलिए मरीजों का इलाज करना आसान नहीं रह गया आज के समय में। तो सब जांच कराना पड़ता है। लेकिन जब डॉक्टर के पास जाओगे तो चूंकि पैकेट वाला भोजन, पैकेट वाला पानी, प्रदूषित हवा, प्रदूषित पानी खाओगे तो एक साथ जो है 10 बीमारी निकलेगा, बीपी भी निकलेगा, शुगर भी निकलेगा। रोज मोबाइल में गाना सुन रहा है, कान भी खराब है, दांत भी खराब है, आंख भी खराब हो जाएगा, किडनी फेल है। 1 किलो दवा डॉक्टर लिखे, राशन कार्ड टाइप से दवाई का पर्ची होगा। अभी दवाई की पर्ची कितने पेज का होता है? 1 पेज का। आने वाले समय में दवाई की पर्ची कितने पेज की होगी? राशन कार्ड टाइप से 8-10 पेज की होगी। हर एक पेज में अलग अलग बीमारी की अपनी दवा लिखा होगा। 1-1 किलो दवा। आप सोचोगे डॉक्टर साहब कौन सी दवा को पहले खाओ? तो डॉक्टर साहब बोलेंगे सभी दवा खाना पड़ेगा, क्योंकि आप बीपी की दवा छोड़ोगे तो कभी भी हार्ट अटैक हो जाएगा, ब्रेन हेमरेज हो जाएगा। किडनी की दवा छोड़ोगे तो कभी भी किडनी फेल हो जाएगा। इसलिए सभी दवा को मैनेज करके खाना है। आपको कंफ्यूजन होगा, फिर डॉक्टर साहब मैं 1 किलो दवा मैनेज करके तो खाऊंगा, चलिए ठीक है, लेकिन खाना कब खाऊंगा?
इसका भी टाइम टेबल बता दीजिए। खाना खाने के लिए कोई जगह मिलेगा? नहीं मिलेगा ना। इतना भयानक। तो ये ऑक्सीजन का जो समस्या है आप लोग कोरोना काल में देख चुके हैं, कितना महंगा चीज है शुद्ध हवा। और वो ऑक्सीजन कौन बनाएगा पता है? फैक्ट्री में उद्योगपति बनाएगा। हॉस्पिटल में जब भर्ती होते हैं तो जो ऑक्सीजन की जरूरत पड़ता है वो ऑक्सीजन कौन बनाता है? फैक्ट्री में बनता है। लेकिन ये प्रकृति का जो शुद्ध हवा है वो फैक्ट्री में नहीं बनता। तो जब फेफड़े की बीमारी होगी तो डॉक्टर आपको बोलेगा कि भैया आपको बाहर का हवा नहीं लेना है, क्योंकि बाहर प्रदूषण है, बाहर का हवा खराब है। जिससे जब बीमार पड़ते हैं ना तो बोला जाता है कि भाई बाहर का पानी नहीं पीना है, बाहर का खाना नहीं खाना है, बोलते हैं ना। तो बाहर का खाना नहीं खाना है, बाहर का पानी नहीं पीना है, वहां तक तो चलो समझ में आता है। लेकिन एक स्थिति ऐसा आएगा कि डॉक्टर को लिखना पड़ेगा कि बाहर का हवा नहीं लेना है। तो समस्या ये हो जाएगी फिर कहाँ का हवा लेना है? अंदर बाहर दोनों की हवा खराब है ना। तो डॉक्टर साहब भी बताएंगे आपको जो फलाने कंपनी का जो है ऑक्सीजन का पैकेट मेडिकल स्टोर से लेना है, उसी हवा को लेना है। और जहां जहां भी जाएंगे वो ऑक्सीजन का सिलेंडर बैग के पीठ में लटका करके चलना, सोते समय भी लटका करके चलना, नहीं तो सपने में भूत आएगा और आपका आदम टूट जाएगा। इसलिए सोते समय भी ऑक्सीजन लगा के रखें। ऑक्सीजन का ब्रांडिंग देखिए, प्राकृतिक संसाधनों का कैसे जो है औद्योगिकरण हुआ, उसका कैसे ब्रांडिंग हुआ। हमको जरूरत ही नहीं था चप्पल पहनने की, लेकिन हमको चप्पल पहना दिया गया, उसके बाद बिना चप्पल के हम रह नहीं सकते, है ना। तो ये आदत जो डलवाया गया है हमारे भीतर में बाजारवाद का, उसका हम पूरी तरह से 100% ग्रसित हो चुके हैं। अब उद्योगपति भोजन भी देगा, वो बनाएगा, पानी भी बनाएगा, हवा भी बनाएगा। तो प्राकृतिक संसाधनों पर उद्योगपति कंट्रोल कर लिया ना। हमारे महात्मा रावण का हम लोग जो है उस समय गांव गांव में लीला होता था, रामलीला। उसमें रावण का जब पात्र आता था वो बोलते थे कि वरुण देव मेरे घर में पानी गिराता है, पानी भरता है, पवन देव मेरे घर में हवा डाल के करते हैं, सूर्य देव मेरे घर में प्रकाश करते हैं, ऐसा बोलते थे रावण, उनका कैरेक्टर। उसी प्रकार से उद्योगपति अब बोलेगा कि पानी मैं पैदा करता हूँ, हवा मैं पैदा करता हूँ, भोजन मैं पैदा करता हूँ, है ना। पूरी दुनिया उद्योगपतियों का गुलाम होने वाला है। और यदि एक बार दुनिया उद्योगपतियों का गुलाम हो गया तो सारे कानून, सारा संविधान, सारा राजनीति सब उसी के आधार पर चलने लगेगा। साउथ को पिक्चर में आप लोग कभी कभी फिल्म भी देखा करते, फिल्म में बहुत ज्ञान मिलता है। साउथ को फिल्म आया था KGF, कोलार गोल्ड माइन, मतलब साउथ में एक कोलार गोल्ड माइन माइनिंग कंपनी था जिसको अवैध तरीके से कब्जा करके रखा गया था ना। वहां पर जो काम करने वाले मजदूर थे उनसे मजदूरी करवाया जाता था, लेकिन जब बीमार पड़ जाता था उसको मार दिया जाता था, क्योंकि बीमार व्यक्ति को खाना देना पड़ेगा, इलाज करवाना पड़ेगा, इसलिए उसको जीने का हक नहीं था। वहां बीमार व्यक्ति को मार दिया जाता था क्योंकि उसके लिए अलग से खाना खर्चा होता था, रहने का खर्चा होता था, उसके इलाज का खर्चा होता था। उद्योगपतियों का जब युग आएगा तो क्या बीमार व्यक्तियों को उद्योगपति पालेगा? वो धरती का बोझ समझ करके उसको दवाई दे करके, झाड़ दे करके मार दिया जाएगा। जब तक आदमी स्वस्थ रहेगा तभी तक इस धरती में जीवित रहेगा, और जो बीमार पड़ जाएगा न खुद इलाज कर पाएगा न दूसरा उसका इलाज करवाएगा। इतना भीषण संकट आने वाला है। साथियों, इस संकट को आपको समझना ही होगा, जानना ही होगा, अन्यथा बहुत देर हो चुका रहेगा। दुनिया बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, बहुत तेजी से औद्योगिकरण आगे से बढ़ रहा है। देखते देखते परिवर्तन हो जाता है सारा चीज।
75 सालों में इतना परिवर्तन हो चुका। यदि कोई किसी व्यक्ति को यदि 200 साल तक जीवित रहने का अगर कोई वरदान दे दे, यदि किसी व्यक्ति को कोई 200 सालों तक जीवित रहने का यदि वरदान दे दे, तो व्यक्ति 200 साल तक जीवित रहने की हिम्मत नहीं कर पाएगा, पहले ही सुसाइड कर लेगा। इतना तेजी से परिवर्तन हो रहा है। सही बोल रहा हूं कि नहीं साथियों? भीषण जो संकट आ रहा है उसको बचने के लिए दादा मरकाम ने गोंडवाना समग्र विकास क्रांति आंदोलन चलाया। समझना पड़ेगा हमको एक ही डोर को पकड़ कर नहीं चलना है। एक ही डोर को पकड़ करके चलेंगे तो फेल हो जाएंगे। हमको सभी डोर को पकड़ के चलना है। साहित्य को पकड़ के चलना है, भाषा को पकड़ करके चलना है, संस्कृति को पकड़ करके चलना है, राजनीति को पकड़ करके चलना है। लेकिन हमारी सबसे बड़ी ताकत क्या है? हमारी अर्थव्यवस्था है। उसको जब तक हम नहीं पकड़ेंगे तब तक किसी भी क्षेत्र में हम लोग सक्सेस नहीं होंगे। हमारे जनप्रतिनिधि हार क्यों जाते हैं? क्योंकि पैसा नहीं। हमारी जो है किसी ऑफिस में, किसी कार्यालय में सुनवाई क्यों नहीं होती है? क्योंकि पैसा नहीं है। हमारा कहीं मान सम्मान क्यों नहीं होता है? क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं है। अब रुपया आने का स्रोत है, हमारे जमीन और जंगल है, वो खत्म हो जाएंगे। और नौकरी के दम पर पीढ़ी दर पीढ़ी हम अपने आने वाला पीढ़ी को संचालित नहीं कर पाएंगे। तो फिर बचा क्या? एक ही रास्ता बचता है। हमारे पास जो संसाधन है उन संसाधनों को हमको सही तरीके से इस्तेमाल करते हुए अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करना होगा। ये भीषण संकट जो आ रहा है, इससे बचने का उपाय दुनिया में किसी के पास नहीं है। इससे बचने का उपाय किसी के पास है तो हमारे गांव में रहने वाले आदिवासियों के पास है। गोंडवाना भूभाग के गांव में रहने वाले लोगों के पास है। वो इसलिए है क्योंकि सभी गांव हमारे पूर्वजों का गांव है। और जितने भी बड़े बड़े फैक्ट्रियां चल रहे हैं, उन फैक्ट्रियों में कच्चा माल कहां से जाता है? हमारे उन्हीं गांवों से जाता है। जितने भी कृषि उपज है, वनोपज है, कपड़ा कहां से बनता है? कपास से बनता है। और कपास कहाँ पैदा होता है? खेत में पैदा होता है। अब खेत शहरों में होता नहीं है। खेत कहाँ होता है? गांव में होता है। अडानी सरसों तेल पैदा करते हैं, पतंजलि सरसों तेल पैदा करते हैं। सरसों किससे बनता है? तेल किससे बनता है? सरसों से बनता है। सरसों कहाँ पैदा होता है? खेत में पैदा होता है। और खेत शहरों में होता नहीं है। खेत कहाँ होता है? हमारे गांव में होता है। और जिस दिन हमारे गांव के लोग अपने गांव के पुरखा जो पारंपरिक व्यवस्था है, बैठा मुखिया माझी गागा गुड़ी पटवार वाली जो व्यवस्था है, पारंपरिक ग्राम सभा की जो व्यवस्था है, उसको हर गांव में मजबूत अगर कर दिया जाए और हर गांव में प्रस्ताव पारित करके एक विधि बना लिया जाए, रूढ़ी प्रथा विधि बड़ा बनाया उसी को। अपने गांव का जो पुरखाओं की जो धन संचय करने की जो व्यवस्था है, हमारे गांव में पहले चलता था कि गांव में सार्वजनिक जो है धान का कोठी होता था। और जिस समय निदाई बुढ़ाई के समय आता था, सबका धान खत्म हो जाता था ना, तो लोग वहीं से धान को अपने अपने बंटवारा कर लेते थे। गरीब आदमी जिनके पास धान नहीं है वहीं से धान ले जाता था। उसके बाद फसल उगाने के बाद उसको बाड़ी बना करके उस कोठी में जमा करते थे। ये गांव में सभी गांव में व्यवस्था थी, अपने गांव के पूंजी को बनाने की व्यवस्था। तो ये पारंपरिक ग्राम व्यवस्था के तहत क्या करना है? अपने गांवों की व्यवस्था को इतना मजबूत कर देना है कि गांव से एक भी कच्चा माल व्यापारियों को बेचना ना पड़े। गांव खुद खरीदे, महुआ खुद खरीदे, सरसों खुद खरीदे, लाख खुद खरीदे। और जितना बनाने लायक जो चीज है उसको गांव में ही बनाना है। कोई भी चीज कठिन नहीं है। हमको लगता है कि बहुत कठिन चीज होगा कोई चीज बनाना, है ना?
तो सब्जी सरसों बना, सरसों से तेल निकालना कठिन काम है क्या? सरसों से तेल बनाना कठिन काम है क्या? नहीं है ना। गेहूं से आटा बनाना कठिन काम है क्या? पूरी दुनिया के लोग आटा खाते हैं, पूरी दुनिया के लोग तेल पीते हैं सब्जी में। तो वो तेल फैक्ट्री में क्यों बने, हमारे गांव में क्यों नहीं बनना चाहिए? वो आटा फैक्ट्री में क्यों बने, हमारे गांव में क्यों नहीं बनना चाहिए? जो चावल फैक्ट्री में बनता है हमारे गांव में क्यों नहीं बनना चाहिए? हर गांव के लोग अगर अपने आप को मजबूत कर लेंगे तो बनाया जा सकता है ना, बनाया जा सकता है ना। अपने गुणवाना को बचाना है, कोयामुरी द्वीप को बचाना है, तो अपने गांव को मजबूत करना पड़ेगा। सारे समस्याओं का समाधान गांव में है। जैसे कुछ लोग बोलते हैं ना कि हमारे बीमारी है, रोग राई है, भूत प्रेत लगा है, तो लोग तीर्थ यात्रा में जाते हैं। मैं तो कहता हूं आपके पास कोई समस्या है तो आपको तीर्थ पर जाने की जरूरत नहीं है, आप गांव में जाइए, आपके सारे समस्याओं का समाधान हो जाएगा। हमारी समस्या क्या है पता है कि हम राज्य के लेवल पर, जिला के लेवल पर, प्रदेश के लेवल पर हम पदाधिकारी है, कार्यकर्ता हैं। गांव के लेवल पर जिस दिन कार्यकर्ता बनेंगे उसी दिन आपके गांव का तरक्की होगा। जिला लेवल, राज्य लेवल, ब्लॉक लेवल का कार्यकर्ता बनने से गांव का कल्याण नहीं होगा, क्योंकि आप जब गांव में जाओगे